हमारे मुख्य अतिथि माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी जी, आप छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। हम लोगों के आग्रह पर आपने यहाँ आने का कष्ट किया। एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं और इन विषयों पर इनकी विद्वता का आप सब सुन पाएंगे। आज मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे कारण से कष्ट लेकर के यहाँ पधारे। फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के तत्वाधान पे आज ये राष्ट्र रक्षा दिवस का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमारे बीच श्रद्धेय श्री नंदकिशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार, श्रद्धेय श्री नरेंद्र कुमार सिंह, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री पूर्व सैनिक परिषद, सम्मानीय श्री डॉक्टर विजय नारायण मल्लिक जी, सम्मानीय श्री वल्लभ बिहारी राय जी, सम्मानीय श्री एडवोकेट दिनेश वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय श्रोतागण और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति बहनें, आपके शहर में आने का मेरा पहला इत्तेफाक है। मुझसे पहले श्री वल्लभ बिहारी जी ने, सम्मानीय मंत्री जी ने बहुत सारे विषयों को आपके सामने में उल्लेखित किया। मैं चाहता हूं कि आपके सामने राष्ट्रीय बाह्य और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक विषय आतंकवाद पर आपसे कुछ के सामने आपके मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। हमारा ये भारत, हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली, हम उसके स्वामी हैं। हमारे भारत की संस्कृति ने पूरी दुनिया को त्याग, तपस्या, तत्व ज्ञान और बलिदान की शिक्षा दी है। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस के महामंत्री हैं श्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बयान दिया कि शहीद हेमंत करकरे जी जो थे, उन्होंने मुझे हमले के 2 घंटे पहले ये बताया था कि मुझको हिंदू संगठनों से खतरा है। उस फोन का कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। दूसरी तरफ इस देश के गृह मंत्री चिदंबरम जी पूरे बंबई कांड के साक्ष्य को पाकिस्तान भेजते हैं और दिग्विजय सिंह जी का ये बयान आता है। AR अंतुले साहब उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। उन्होंने इस बॉम्बे आतंकवादी हमले को मालेगांव से जोड़ा। बात समझ से परे है कि जिन लोगों पर इस देश की सुरक्षा का भार है, वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें करके इतनी गलत बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही निंदा का विषय है। तो क्या आप ऐसे लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आतंकवादी हमलों को रोकवाने के लिए कोई प्रयास करेंगे? बाटला हाउस इनकाउंटर का भी
एपिसोड आपको मालूम होगा, जिसमें एसएम शर्मा जो इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए, आतंकवादी मारे गए। दिग्विजय सिंह जी ने इस कांड की न्यायिक जांच की मांग की थी और बड़े स्तर पर इसकी पैरोकारी भी उन्होंने की। इंस्पेक्टर शहीद हो गए, मगर इन लोगों को चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, इसलिए इस तरह के बयानात ये लोग देकर इस देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक विनायक सेन है। चिदंबरम जी ने यह बात कही थी कि नक्सलवाद और माओवाद से इस देश को सबसे ज्यादा खतरा है। बड़ी अजीब बात है कि आतंकवाद की भी ग्रेड होने लगे। आतंकवाद तो आतंकवाद है, और इसी नक्सलवाद के मामले में विनायक सेन जी छत्तीसगढ़ में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोअर कोर्ट में उन्हें सजा हुई, हाई कोर्ट में उन्हें सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ जमानत दिया। मगर देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार ने ऐसे व्यक्ति को योजना आयोग में सदस्य बनाया। आप अंदाजा लगाएं कि आज की तारीख में केंद्र सरकार जिसके ऊपर एकात्मता, व्यवस्था और इस देश की अखंडता की कि आतंकवादी चुनौतियों को बचाने की जिम्मेदारी है, वहां इनका आचरण कितना गिरा हुआ आचरण है। आज जिन समस्याओं के बारे में हम सब यहां पर बैठे हैं, उन समस्याओं में ऐसी सरकारों का रोल जो है, अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना रहेगा तो इस देश की सुरक्षा करने के लिए कौन से और उपाय किए जाएं? मैं समझता हूं इसकी पहल फिंस के द्वारा की जा रही है और इसके लिए फिंस से जुड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा धन्यवाद के पात्र भी हैं। आतंकवाद का जो एक भारत के अंदर में जो मसला है वो कश्मीर के जरिए हमारी तक पहुंचता है। कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान प्रॉब्लम है। और उसका कारण यह है कि कश्मीर के बारे में सभी संवैधानिक दस्तावेज जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं 1947 से लेके, तो जो एरिया हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत में विलय किया था, उस विलय पत्रक से लेके संविधान तक, संविधान की धारा 1 तक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के धारा 3 और 4 का सब आकलन आप करें तो कश्मीर में कहीं कोई ऐसा समस्या नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ अवैध कब्जा करे या चीन कोई अवैध कब्जा करे। इस समस्या को बनाया गया है किसी स्वार्थ के तहत। पाकिस्तान में आप देखें कि हमारा जो एलओसी है, जो बाउंड्री है, आज वहां पर पूरे के पूरे इलाके पे टेररिज्म की स्कूलें खुली हुई हैं, वहां पूरी ट्रेनिंग हो रही है। और ये बात ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ना मालूम हो, अमेरिका को ना मालूम हो
पाकिस्तान को ना मालूम हो, बहुत सारे मुल्कों को मालूम है। ये हल सिर्फ 1 घंटे का है, मगर उसको जिंदा रखने के पीछे साजिश ये है कि भारत जो एक उगता हुआ सूरज है, उसके काम में कहीं न कहीं हमको खलल पैदा करना है, और वो हम किस तरह से पैदा करें। कश्मीर में आप देखिए, आज खुल्लम खुल्ला अलगाववादी लोग जो हैं वो आजादी की मांग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का आपने एक बयान पढ़ा होगा पेपरों में कि ये 2 देशों का विलय का मामला है, जो कुछ शर्तों में हुआ था। इस तरह के देशद्रोही बयान जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री देता है, और हमारे देश की केंद्र सरकार ऐसे लोगों को ससम्मान अपने साथ बिठाती है। आप सोचें इस बात। आज हुर्रियत के नेता गिलानी हैं, खुल्लम खुल्ला आजादी की मांग कर रहे हैं, और जब वो दिल्ली आते हैं तो उनको हार पहनाया जाता है। और हमारे इस देश की विडंबना देखिए कि रामदेव बाबा जैसे लोग जो काला धन वापस लाने की मांग करते हैं, उन पर रात के 12 बजे बर्बरता पूर्वक उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। क्या ऐसे देश से आप उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग इस देश की तरक्की, विकास, समृद्धि के बारे में कुछ सोचेंगे? ये स्वयं की समृद्धि कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, इस पर है। तीसरी बात आप देखें, हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है उसकी एक लंबी श्रृंखला भी आप लोगों को पता चले। आज पूरे दिल्ली में चीन के साथ हमारी क्या समस्या है, पाकिस्तान के साथ हमारी क्या समस्या है, और दीगर हमारे आंतरिक सुरक्षाओं में क्या समस्या, इस पर कोई चर्चा नहीं। आज पूरी की पूरी चर्चा देश के जो केंद्र सरकार के कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके यूनिफाइड लोग जो हैं, वो लोग सिर्फ एक ही काम पर वो लोग पूरी तरह से चिंतित हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार को हम बचा के कैसे अपने कार्यकाल को पूरा करें। मित्रों, समस्याएं बहुत है। आज किसी एक व्यवस्था के परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, और यह व्यवस्था परिवर्तन इस देश की जनता ला सकती है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि हमारे देश की जनता में यह भावना जागे कैसे। इस देश के कुछ देशभक्त संगठन हैं जो बेचारे प्रयास करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमको उन संगठनों की ताकत बनने की आवश्यकता है। केंद्र शासन से हम ये उम्मीद करेंगे, और खास तौर से कांग्रेस की शासन से अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पे वो अंकुश लगाएगी, तो ऐसा संभव मुझको दिखता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है इस देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने की। चीन के साथ आपका 1962 में युद्ध हुआ। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उसने युद्ध के दौरान हथियाया। आज उसका दावा है, वो कहता है कि 91,000 स्क्वायर फीट पर चीन की भूमि है। केंद्र की सरकार जून तक नहीं रही थी। आज देखिए, हिंदुस्तान में 2000 में चीन का जो इंपोर्ट था भारत में, वो नगण्य था। 2010 में वो $62 अरब पहुंच गया, $62 अरब। और 2012 में आज की तारीख में वो $82 अरब हो चुका है।
आज एक छोटे की पेन से लेके खिलौने से लेके बड़े से बड़े कंप्यूटर तक का सामान चीन, मेड इन चीन हिंदुस्तान में है। आज इसकी चिंता कुछ नहीं। बड़े बड़े ठेके, ऊर्जा के जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, बड़े बड़े जो डैम बन रहे हैं, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं, उनमें बहुत कम रेट में चीन टेंडर दे देकर आज वो हिंदुस्तान में घुसा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि करीब करीब 1 लाख चीनी लोग आज हिंदुस्तान में आ चुके हैं। कुछ लोग तो अपना ट्रेवल वीजा से आते हैं और कुछ लोग अपने इन ठेकों की वजह से आके आज वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर टेलीकम्युनिकेशन में चाहे रिलायंस हो, एयरटेल हो, भारती हो, जितने भी प्लांट इनके बैठ रहे हैं, सारे प्लांट चीनी लोग बैठा रहे हैं, क्योंकि वो इतने कम दामों में टेंडर लेते हैं। और इतने कम दामों में टेंडर लेने की उनकी मंशा कुछ पैसे कमाने की नहीं है, उनकी मंशा कुछ और है। और चीनी सरकार इसके पीछे क्या काम कर रही है, क्या उनकी सोच है, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इस पर जरूर से जरूर केंद्र की शासन को भी सोचना चाहिए, और ये ऐसा लगता नहीं कि वो सोच रही है। इसके विपरीत सिर्फ $20 अरब का एक्सपोर्ट भारत करता है चीन को। आप अंदाजा लगाइए, $82 अरब का सामान अगर हर साल हिंदुस्तान में चीन से आएगा, तो अब ये अगर बढ़ता जाएगा तो बताइए हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, ये हैं, क्या ये बचेंगे? नहीं बचेंगे। और इसीलिए उन लोगों ने इस एफडीआई के मसले को उठाया, और एफडीआई को आनन फानन में जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, आपको पता है कैसे लोकसभा में पास हुआ। 282 लोगों ने इसके विरोध में भाषण दिया, मगर जब वोटिंग की नौबत आई तो यही बस वोट की राजनीति ने इन लोगों को कहीं ना कहीं इस देश के साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया। और राज्यसभा और लोकसभा में इसको केंद्र की शासन ने एन केन प्रकरण दंड भेद साम की नीति बना के इस एफडीआई को पास किया। 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में बेरोजगार होंगे। अगर एक फैमिली में 4 लोग और बढ़ गए तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्टेड होंगे। मगर केंद्र की सरकार कहती है ये देश के लिए फायदे की चीज है। पता नहीं कैसे ये देश किस ओर जा रहा है। कितनी सारी बातें, उसकी कोई अंत की सीमा ही नहीं है। और ये रोज रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। आज देखिए, आप आसाम का हाल देखिए, 4 लाख से ज्यादा घुसपैठी आज हिंदुस्तान में आ चुके। असम का मसला ये इतना साफ सुथरा मसला है कि इसको समझने के लिए किसी भी चिंतन की आवश्यकता ज्यादा है ही नहीं। देखिए, बांग्लादेशी से 4 लाख घुसपैठी घुसे, उन्होंने बोडोलैंड पर कब्जा किया, उनके व्यापार पर कब्जा करने लग गए, उनके संसाधनों पर कब्जा करने लग गए। और वो इसलिए वहां पर उनको आश्रय दिया गया कि एक बदरुद्दीन अजमल हैं, उनके 18 विधायक आज की तारीख में घुसपैठियों से बने हुए हैं। और जो विधायक भी बने वो भी घुसपैठी है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आज इस देश की सुरक्षा का लोग माहौल बना रहे हैं। मगर इन सारी समस्याओं की तरफ कभी भी केंद्र का ध्यान नहीं जाता। क्यों? उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश की तरफ बढ़ती। जैसे मालदीव है, इस देश में जितना भी हवाला रॉकेट चल रहा है, जितने भी काले धन का लेन देन आज की तारीख में है, इस सारा काला धन, इसका सारा लेन देन, उसका अगर कोई चैनल है वो मालदीव है। और इस बात को अच्छी तरह से केंद्र शासन जानती है। मगर केंद्र के मंत्री, केंद्र के सांसद, इन सब का जो पैसे का लेना देना है, मालदीव से घूम फिर के बाहर जा रहा है। और बाहर से उस काले धन को लाने की किसी के अंदर भी कोई भी इच्छा शक्ति है ही नहीं। तो ऐसे कई समाज दिक्कतों से और कठिनाइयों से और समस्याओं से ये हमारा भारत देश आज की तारीख में ग्रसित है। भाई और बहनों, कोशिश आप भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए कि जब तक हम अपने देश के प्रति एक ऐसी भावना का उदय नहीं करेंगे कि ये देश जहां से हमको
जिस देश में हमारे सूफी संतों ने हमें आध्यात्मिक विचारधारा दी, हमारे सूफी संतों ने हमें गुरुत्व दिया, हमें शक्ति प्रदान करी, आज इस देश को कई तरह के लोग चारों तरफ से घेरने पे लगे हैं। चारों तरफ से खतरा आज इस भारत देश को महसूस हो रहा है, समस्याएं बेशुमार हैं। मेरा आपसे निवेदन है, फिर जैसी संस्थाओं के प्रति भी आप आगे आइए, जो भी सहयोग आप इस मामले में आप कर सकते हैं आप अवश्य रूप से करिए, क्योंकि आने वाला दिन मैं नहीं समझता हमारे देश के लिए अच्छा दिन है। क्यों? विदेशी कंपनियां आने लग गई, वो गरीबों का रोजगार खाने लग जाएंगी, और जिन लोगों को इस देश से हमने निकाला है ना, हम डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक संस्मरण मुझे याद आया। लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था कि ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, हमको किसी ने चांदी की थाली में परोस कर नहीं दिया है, ये बड़े त्याग और बलिदान से हमने हासिल की है। संसद भवन के अंदर में हमारे मत अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, हम उस पर बहस कर सकते हैं, मगर जब संसद भवन के बाहर हम जाएं तो भारत एक होना चाहिए। इस देश की एकता, अखंडता, सबको मिलकर एक होना चाहिए। ये था डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना, मगर ये कुछ चीजें आज कहीं नजर ही नहीं आती। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आभार करता हूँ गोरख बिहारी जी का धन्यवाद करता हूँ, सद्देजन मंचस्थ सभी लोगों का, आप लोगों का भी, कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच बुलाया और जल्दी में मेरा आना हुआ। विषय बड़ा व्यापक है, जो कुछ मुझसे बन सका आपके सामने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।